का केस पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेक्शन 74 के ऊपर बेस्ड रहता है ये वाला। इसका बेसिस यही है कि जब क्या बोलते हैं, अगर शेयर्स फुल्ली, मतलब वही है कि अगर कुछ डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट होता है ऑन द, मतलब शेयर होल्डर अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट के लिए, तो क्या उसके प्रॉपर्टी जो, क्या उसकी जो शेयर्स है वो फोरफिट किए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। सेक्शन 74 ऑफ कंपनी एक्ट के ऊपर बेस्ड है। नेचर ऑफ डिस्प्यूट क्या है, तो जो ये हमारा नरेश चंद्र है वो हमारा फुल्ली पेड स्टॉक होल्डर है और ब्रोकर था, जिसने जो कि डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर किया गया था क्योंकि उनका पेमेंट ड्यू था। ठीक है, और उसके बाद फिर उनकी शेयर्स जो है उसको टेकन अवे कर लिया गया था, फॉरफिट कर दिया गया था, और हिज मेंबरशिप इन कोलकाता एक्सचेंज, जो हमारे डिफेंडेंट है वहाँ पे, उसको ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, हाँ, ये नरेश चंद हमारा अपीलेंट है एंड बॉम्बे स्टॉक हमारा रिस्पोंडेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर और सोलेमन वर्सेस सोलेमन में तो सोलेमन वर्सेस सोलेमन ही था। ठीक है, इसके बाद ये हो गया। इसके बाद एक्शन जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, वो बोला कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग उसको ऑथराइजेशन था, क्या नाम है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके आर्टिकल्स के थ्रू, मतलब उसके जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू उनको बस राइट है कि फॉरफिट कर सकते हैं शेयर अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो। ठीक है, उसके बाद एक्सचेंज ने उसके जो शेयर्स जो फॉरफिट किए गए थे उसको सेल करके अपना ड्यूज को रिकवर कर लिया। नरेश चंद्र का कंटेंट का साइड ये था कि argued that article allowing forfeiture of fully paid up shares were ultra vires। ठीक है, उनका शेयर तो फुल्ली, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट हुआ है उसके साइड से, वो पेमेंट करने से चूका है, लेकिन शेयर्स का पेमेंट पूरा हो चुका था, शेयर्स फुल्ली पेड अप था, कोई और ड्यूज रहे होंगे तो वो पे नहीं कर पाया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे यही बोलता है कि वो फुल्ली पेड अप शेयर्स को फॉरफिट करना अल्ट्रा वायरस है, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इवन अनफोर्सिएबल है। ये जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो बनाया गया था बॉम्बे कलकत्ता एक्सचेंज के द्वारा। ठीक है, और वो चाहता था कि उसको जो भी था उसका मेंबरशिप वापस दिया जाए और उसको कंपनसेशन भी दिया जाए 55,000 का। ठीक है, अब दोनों के क्या साइड हैं। ठीक है, तो साइड में यही बोलता है नरेश चंद्र कि उसके जो फुल्ली पेड अप शेयर थे उसको फॉरफिट करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड है। आर्टिकल जो ऑथराइज करता है ऐसे, मतलब फॉरफीचर को, वो वायलेट करता है शेयर होल्डर के राइट को, और वो डैमेजेस क्लेम करता है ड्यू टू द फॉरफीचर एंड द सेल ऑफ हिज शेयर। ये फॉरफीचर और सेल ऑफ शेयर की वजह से उसको डैमेजेस हुए हैं, इसके लिए लॉस हुए हैं, उसके लिए उसको डैमेजेस चाहिए। फिर डिफेंडेंट बोलता है, जो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज है, वो ये बोलते हैं कि आर्टिकल एसोसिएशन जो है वो एम्पावर करता है फॉरफिट करने के लिए अनपेड ड्यूज के लिए। ठीक है, और फॉरफीचर और सब्सिक्वेंट सेल जो था वो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द एक्सचेंज, मतलब ये जो हम लोग किया वो हमारे आर्टिकल के अकॉर्डिंग था। सुप्रीम जो हाई कोर्ट है वो डिसमिस कर देती है क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ कर रहा है, तो उस चीज़ को अपहेल्ड कर देती है। और फॉरफीचर जो है वो वैलिड था, फॉरफीचर और सेल जो था वो वैलिड था, क्योंकि इसके जो टर्म्स जो हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसके से वो वैलिड था। सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ हेल्ड करती है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके पास राइट था फॉरफिट करने का, शेयर्स को रिकवर करने का अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। हाउएवर इफ द सेल इज फॉरफिटेड, अगर सेल फॉरफिट किया गया है, चलिए शेयर को फॉरफिट किया गया है, तो जो भी अमाउंट ज़्यादा हो रहा है जो कि ओ करता है, मतलब जैसे कोई फिर शेयर को बेचने के बाद कुछ सरप्लस अमाउंट बच रहा होगा ना, तो अमाउंट ग्रेटर देन द ड्यूज, जो ड्यूज से ज़्यादा जो पैसे थे वो शेयर होल्डर को रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंटाइटल्ड है वो बैलेंस अमाउंट के लिए, तो कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि उसको बैलेंस अमाउंट को मिलना चाहिए नरेश को। ठीक है, फिर पार्टी को डायरेक्ट किया गया अपने अपने खर्चे खुद उठाओ, मतलब एक्सपेंस ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग को
खुद करने के लिए, ठीक है। फिर लॉ लेट डाउन क्या था, फॉरफीचर ऑफ शेयर, फुल्ली पेड ऑफ शेयर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर अलाउ करता है फॉरफीचर ऑफ फुल्ली पेड ऑफ शेयर इन केस ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है, तो फिर वो अलाउड रहेगा। उसके बाद जो भी अमाउंट रहेगा सरप्लस अमाउंट शेयर को सेल करने के बाद जो भी पैसे बचते हैं एक्सीडिंग, उसके लिए शेयर होल्डर के पास राइट्स होंगे। फिर उसके बाद एनफोर्सिबिलिटी, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर किसी मेंबर को किसी चीज़ के लिए इन्फोर्स करता है और वो कंट्ररी नहीं है पब्लिक पॉलिसी के, तो वो वैलिड होगा।